नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। इससे पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, थॉर्नडाइक के प्रयोग को और थॉर्नडाइक के नियमों की प्रक्रिया में हम बात कर चुके हैं मुख्य नियमों को, खासतौर पर जो 3 नियम, जिसमें अभ्यास का नियम आता है, तत्परता का नियम आता है और प्रभाव का नियम आता है। अब आज इस कड़ी में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के गौण नियमों की, वो गौण नियम जो बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं और परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं भी जिनकी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गौण नियमों की। तो गौण नियमों में जो 5 गौण नियम हैं वो हैं बहुअनुक्रिया का नियम, उसके अलावा मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब हम इन सभी नियमों को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे, इनकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनसे यदि कोई प्रश्न बनता है तो वो किस प्रकार का बन सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं बहुअनुक्रिया के नियम को। बहुअनुक्रिया का नियम, जिसको लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। देखिए, बहुअनुक्रिया, इस शब्द से ही इसका अर्थ निकल कर आ रहा है। बहुअनुक्रिया मतलब कि आदमी एक से ज्यादा अनुक्रिया करे किसी चीज को सीखने की प्रक्रिया में। याद कीजिए सबसे पहले बिल्ली वाला उदाहरण। बिल्ली को सफल अनुक्रिया सीखने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करने पड़े, वो प्रयास जिनके जरिए बिल्ली ये जान पाए कि किस प्रकार से वो खटका खोल सकती है ताकि वो पिंजरे से बाहर निकल सके। इसको अगर मैं एक सरल उदाहरण से समझाऊं तो अक्सर ऐसा होता है, मैंने 1-2 बार कक्षा में इसका लाइव भी डेमोन्स्ट्रेशन करवाया विद्यार्थियों को। मैं कहीं विद्यार्थी को किसी को खड़ा करता हूं और बोलता हूं चलो बेटा एक काम करो, पंखे का बटन चलाओ। अब एक स्विच बोर्ड है, बहुत सारे उसमें बटन लगे हुए हैं, तो वो एक का क्या करेगा, वो बालक हर खटके को दबाने की कोशिश करेगा ताकि सही खटके को दबा पाए, सही बटन को दबा पाए पंखा चलाने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी अनुक्रियाएं हो रही हैं, बहुत सारे एक कह सकते हैं एक तरह से रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं किस कार्य को करने के लिए, सही चयनित अनुक्रिया तक पहुंचने के लिए। अब यहां से 2 चीजें निकल कर आती है। पहली, जिस नियम को हम अभ्यास का नियम कहते हैं, वो अभ्यास का नियम इसी नियम का आधार है, क्योंकि बार बार आप अनुक्रियाएं करेंगे यानी आप अभ्यास कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि यही बहुअनुक्रिया का नियम बताता है कि किस प्रकार से आप प्रयास करें और त्रुटियां कम करते जाएं ताकि आपकी सफल अनुक्रिया, चयनित अनुक्रिया तक पहुंचने में जो समय आपको लग रहा है वो कम होता जाए। आइए अब इसके बारे में हम डिटेल में चीजें लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अधिगम प्रक्रिया में सफल अनुक्रिया तक पहुंचने के लिए प्राणी एक से अधिक अनुक्रियाएं करता है। सफल अनुक्रिया तक पहुंचने के लिए प्राणी क्या करेगा, एक से अधिक अनुक्रियाएं करेगा। इसके बाद इनमें से कुछ निरर्थक होती हैं और अंततः प्रयास करते हुए वह सफल अनुक्रिया तक पहुंचता है।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको प्रयास एवं त्रुटि के जरिए समझा जा सकता है। इसे प्रयास एवं त्रुटि द्वारा समझ सकते हैं, पहली चीज। और इसी नियम का आधार अभ्यास का नियम है, यह बात मत भूलिएगा। इस नियम का आधार, इस नियम का आधार अभ्यास का नियम है। इसकी व्याख्या की प्रक्रिया में अगर हम इसका उदाहरण जानें तो बिल्ली का पिंजरा खोलने वाला जो उदाहरण है वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि बिल्ली को सही और चयनित अनुक्रिया तक पहुंचने के लिए कई निरर्थक प्रयास करने पड़े, तब जाकर बिल्ली ने खटका खोला और तब जाकर बिल्ली से पिंजरा जो है वो खुला। और बार बार लगातार उसके साथ जब ये प्रयोग दोहराया गया तो अंततः क्या देखा गया कि बिल्ली जो है वो सफल या चयनित अनुक्रिया तक पहुंचने के लिए जो समय लगा रही थी वो कम होता गया, निरर्थक प्रयास कम होते गए, सार्थक अनुक्रिया तक पहुंचने वाला जो समय था वो जल्दी आने लगा। तो यहां पर बिल्ली का पिंजरा खोलना इसका एक उदाहरण है जिसके जरिए आप इस चीज को समझ सकते हैं कि बिल्ली किस प्रकार से पिंजरा खोल रही थी। बहुअनुक्रिया के नियम के तुरंत बाद हम जानते हैं अगले नियम को, जिसे मनोवृत्ति का नियम कहते हैं। इसे कई बार लॉ ऑफ मेंटल सेट भी कहा जाता है, लॉ ऑफ मेंटल एटीट्यूड भी कहा जाता है। लॉ ऑफ मेंटल सेट या फिर मेंटल एटीट्यूड। जब तक आपका एटीट्यूड, जब तक आपका मेंटल सेट ऐसा नहीं होगा कि आप किसी चीज को सीखना चाहें, तब तक परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल हो नहीं सीखा जा सकता। अब यह बात सुनते ही आपको पिछली वीडियो वाली घटना याद आ रही होगी कि साहब ऐसा कुछ आपने तत्परता के नियम में भी बताया है। बिल्कुल प्यारे साथियों, यह बात वही है। अगर मनोवृत्ति होगी तो मनोवृत्ति से तत्परता आएगी, यह बात आप याद रखिएगा। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में समझने की चेष्टा करते हैं कि क्या होता है मनोवृत्ति का नियम। अधिगम की प्रक्रिया के लिए वही जो मैंने बात कही, आवश्यक है कि व्यक्ति की मनोदशा, मनोवृत्ति, एक ही बात है, मानसिक स्थिति सीखने के अनुकूल हो, ऐसी हो कि वो सीखने की कोशिश करे, सीखने के अनुकूल हो। यदि वो सीखने के अनुकूल ही नहीं होगी तो वो सीख ही नहीं पाएगा। और मनोवृत्ति से ही तत्परता आती है, इस बात को आप याद रखिएगा। अनुकूल मनोवृत्ति से ही तत्परता, अनुकूल मनोवृत्ति से ही तत्परता आती है। अब यहां पर एक उदाहरण, सरल सा उदाहरण, आप लोगों की जिंदगी से लिया हुआ उदाहरण। अक्सर हम लोग पढ़ते तो हैं, परीक्षा की तैयारी तो करते हैं, लेकिन वो किलर एटीट्यूड नहीं होता हमारे अंदर कि नहीं, मुझे हर हाल में सफल होना है इस परीक्षा में। जब तक हम परीक्षा की तैयारी के दौरान यह सोच के नहीं पढ़ेंगे कि मैं इस परीक्षा में सफल होना चाहता हूं और इसीलिए मुझे पढ़ना है और हर हाल में हर एक टॉपिक को क्लियर करना है,
तब तक दुनिया की कोई शक्ति, हमें पढ़ने की कितनी भी लगन हो, लेकिन हमारे अंदर वो मनोवृत्ति, वो मेंटल एटीट्यूड नहीं होगा कि मुझे सफल होना है इसलिए मुझे पढ़ना है, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। यही इस बात का एक उदाहरण है कि विद्यार्थी जब तक परीक्षा की तैयारी के दौरान जब तक यह न सोचे कि मुझे सफल होना है, वह तैयारी या वह सफल नहीं हो सकता, वह सीख नहीं सकता, सफल नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, तो यह इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है कि अधिगम की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की मनोदशा, मनोवृत्ति ऐसी हो कि वो सीखने के अनुकूल हो, वो चाहे कि उसे सीखना है। और जब मनोदशा वैसी होगी तो जाहिर सी बात है उसमें तत्परता भी आ जाएगी, तत्परता भी आ जाएगी। मनोदशा अच्छी होगी तो तत्परता आएगी। भाई मनोदशा तो ये चाहेगी कि आप घर से निकलें अपने कोचिंग में या अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, और तत्परता वो होगी कि जब आप कक्षा में बैठें तो आप इस मेंटल एटीट्यूड को तो साथ में लेकर आई हैं, उस रेडीनेस को भी साथ में रखें, उस तत्परता को भी साथ में रखें कि हां अब मैं अपने शिक्षक के सामने बैठा हूं, अब मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ तैयारी करूंगा। आइए अगले तीसरे नियम को समझने की कोशिश करते हैं, जो है आंशिक क्रिया का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ पार्शियल रेस्पॉन्स। पार्शियल रेस्पॉन्स। थॉर्नडाइक का ऐसा मानना था कि किसी भी अधिगम की प्रक्रिया में जब भी हम कुछ भी सीखते हैं तो एक साथ पूरी विषय वस्तु पर अनुक्रिया करने की बजाय उसके कुछ हिस्सों पर अनुक्रिया करते हैं। वो हिस्से जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो, वो हिस्से जिनकी अनुक्रिया करने पर हमें ज्यादा खुशी हो, उनको हम कर लेते हैं, पहले करते हैं या टुकड़ों में बांट के करते हैं। दोनों चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ऐसा तो है नहीं सब कुछ एक साथ पढ़ लेते हैं। आप मान लीजिए आज एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस वक्त आप अधिगम पढ़ रहे हैं, इससे पहले बाल विकास पढ़ चुके हैं, इसके बाद आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ेंगे। तो आप जब खुद से पढ़ते हैं तो आप कौन से टॉपिक्स को पहले उठाते हो कि यार ये अपने को थोड़ा सा अच्छे से आता है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, ये अच्छे से आता है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जिन टॉपिक्स को या जिन चीजों को आप पढ़ रहे हैं उनको आप टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं, उसके पार्शियल यानी कि आंशिक हिस्से पर आप अनुक्रिया करते हैं, पूरे हिस्से पर एक साथ अनुक्रिया नहीं करते हैं। यही आंशिक क्रिया का नियम बताता है। आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। अधिगम प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति सुसंगत व असंगत तत्वों को पहचान लेता है और सुसंगत तत्वों के प्रति अनुक्रिया करता है। सुसंगत तत्वों के प्रति ही बालक या वो जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। आगे अगर इसको जाने तो हम ये कह सकते हैं कि यह चयनित अनुक्रिया का नियम है। आप चयन कर रहे हो ना
कि हमें क्या चाहिए, हम किस स्टिमुलाई या किस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करें, यह आपने चयन किया है, यह आपने तय किया है। आपको पता है क्या चीज सुसंगत है, आप उसके आधार पर अपनी अनुक्रिया को तय कर रहे हो, इसलिए यह चयनित अनुक्रिया का नियम है। आगे देखते हैं इसमें कि यह अंश से पूर्ण की ओर नियम को प्रतिपादित करता है। अंश से पूर्ण की ओर नियम का प्रतिपादन है। आप एक हिस्से पर आपने कार्य किया, फिर धीरे 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 आपने पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, उस कहानी के जरिए भी इसे समझा जा सकता है। कहानी क्या थी? एक राजा थे, शायद महाराणा प्रताप की कहानी है। कई हलकों में हम इसे शिवाजी महाराज के नाम से भी प्रचलित पढ़ते हैं इस कहानी को। सरल सी कहानी है। एक वो राजा जो थे, शिवाजी महाराज जो थे, वो हार गए थे और उनका जो किला था वो कब्जे में हो गया। चाहते थे कि उस किले को फिर कब्जे में लेना है, और जब अटैक किया तो फिर से हार गए। तो एक बार भटकते भटकते एक जंगल में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी माई को कहा कि माई मुझे भूख लग रही है। माई इस बात से अपरिचित थी कि जो शख्स उनके सामने बैठा है वो सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज है। माई को समझ नहीं आया क्या करें। तो माई ने कहा कि ले बेटा, एक काम कर, खिचड़ी खा ले। और खिचड़ी के बीच में घी था, गरमा गरम खिचड़ी थी। शिवाजी महाराज ने जैसे ही बीच में खिचड़ी के हाथ लगाने की कोशिश करी, हाथ थोड़ा सा जल गया, हाथ पीछे उन्होंने लिया। तो माई ने कहा तू भी उस राजा की तरह ही है, मेरा जो वो बेटा है वो लड़ रहा है हमारी मातृभूमि के लिए, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि एक साथ पूरी खिचड़ी को खाएगा तो जल जाएगा। धीरे 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 साइड से जो टुकड़े हैं उनको करता हुआ चले। शिवाजी महाराज की आंखें खुल गई कि हाँ, यही तो गलती थी जो मैं कर रहा था। और महाराज वहां से मां के चरण छुए और विदा लिया कि मां तेरा वो बेटा भी जीतेगा, चिंता मत कर। और ये कहानी जिस तरह से हमें प्रेरित करती है, ये कहानी इसी बात को बताती है कि आंशिक क्रिया का नियम किस प्रकार से, पार्शियल रिस्पॉन्स का नियम किस प्रकार से अंश से होता हुआ व्यक्ति को पूर्ण की ओर ले जा सकता है। अंश से होता हुआ व्यक्ति को पूर्ण की ओर ले जा सकता है, यही बात है। और जब शिवाजी महाराज ने यह बात सुनी तो जाहिर सी बात है उन्हें लगा कि हां, यही गड़बड़ हो रही थी। तो इस हिसाब से आप यह भी कह सकते हैं कि यह नियम सूझ के विकास में सहायक होता है। सूझ के विकास में सहायक है। यह नियम सूझ के विकास में भी सहायक है। तो इसका अगर इसकी व्याख्या करें या फिर इसका अगर कोई एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि एक विषय की तैयारी के दौरान, एक विषय की तैयारी के दौरान छात्र विषय वस्तु को खंडों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। खंडों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। यह है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल रेस्पॉन्स। अगले नियम पर आते हैं। अगला नियम है सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम। सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम। अब यह सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम क्या कहता है साथियों? यह कहता है कि अधिगम की पूरी प्रक्रिया में एक किस्म की एनालॉगी चलती है। सादृश्यता का मतलब कि मान लीजिए एक परिस्थिति में आपने कुछ सीखा और दूसरी परिस्थिति में अगर कुछ वैसी ही चीज आपके सामने आ गई तो आप पहले वाले सीखे हुए ज्ञान का यहां पर उपयोग कर सकते हैं। यही समरूप तत्वों का अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है, जिसकी बात हम अधिगम स्थानांतरण वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर आपके जीवन का लेते हैं
कि आप में से कुछ विद्यार्थी पहली बार सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की ही तैयारी पहली बार कर रहे होंगे, लेकिन कुछ मेरे साथी ऐसे होंगे जो पहले शायद सेकंड ग्रेड भी दे चुके हैं, कुछ रीट दे चुके हैं, कुछ फर्स्ट ग्रेड दे चुके हैं, कुछ ऐसा होगा कि कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं। इस प्रकार से वो पहले से तैयारी करके आए हैं। अब जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसके दिमाग में परीक्षा, उसका कंटेंट, एग्जाम, टेस्ट सीरीज, ये तो डर है ही। ये भी डर है कि अरे जब अपन किसी एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहां क्या होता होगा। अरे भाई साहब, अपन तो भेरे को नहीं बटे गड़ीला गेड़ी रहेगे, टेबल में सारे सिस्टम रहेगे। अब टेबल हिलती जुलती तो नहीं है ना, कितनी देर पहले पहुंचना होता है, सेंटर पे पानी पीने की व्यवस्था तो होती है क्या, अगर कोई जल्दी पहुंच जाए तो नाश्ते वगैरह की व्यवस्था होती है क्या सेंटर पे। ये सारी चीजें, ये सारे डाउट उसके दिमाग में है। लेकिन जो बालक पहले कोई परीक्षा दे चुका है वो अब वापस परीक्षा देने जा रहा हो तो उसको यह पता है कि भाई इतनी बजे जाना पड़ेगा, इस तरह से एंट्री होती है, आपके चप्पल बाहर खुलवा लेते हैं। कई बार परीक्षा में हमारे कुछ और नियम होते हैं, सरकारी नियम, कि आप कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहन के जा सकते, घड़ी नहीं पहन के जा सकते, गले में कोई हार, ताबीज, मंगलसूत्र जैसा कुछ नहीं पहन के जा सकते। तो ये चीजें उसको पहले ही पता होती है। तो एक बार एक परिस्थिति में उसने जो अधिगम प्राप्त किया, जो चीज जानी, जो चीज सीखी, उसका उपयोग उसने दूसरी परीक्षा या दूसरी जगह भी तो किया। यानी ऐसा समझ सकते हो इसको देसी बात में कि वो जब लड़का आए तो दूसरा बोलता है कि देख बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोबाइल मत लेके जाना, वहां पर 10 रुपए लगते हैं, मोबाइल रखवा लेते हैं। ये कैसे पता चला? क्योंकि वो पहले परीक्षा दे चुका है और उसको यह पता है कि अब अगली बार भी वो परीक्षा देने जाएगा तो सेंटर बदल जाए, हॉल बदल जाए, शहर बदल जाए, स्कूल बदल जाए, लेकिन यह नियम नहीं बदलने वाला है कि 10 रुपए लग जाएंगे अगर मोबाइल साथ में लेकर चले गए तो मोबाइल आप बैग में डाल देते हैं या किसी दोस्त को दे देते हैं, या मोबाइल सेंटर पे अपने एग्जामिनेशन उसमें केंद्र पे लेकर ही नहीं जाते हैं। यह सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया है कि आपने क्या किया, एक परिस्थिति में जो चीज सीखी उसको अप्लाई कर दिया दूसरी परिस्थिति में। यही सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया है। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसका अंग्रेजी में नाम मैंने अभी बताया ही था, लॉ ऑफ एनालॉजी। सीधा सा इसका कथन एक लाइन में अगर हम इसके बारे में बोलें तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थिति में उपयोग। पूर्व में आपने जो सीखा उसका उपयोग आप नई परिस्थिति में कर रहे हो। दैट्स इट। प्राणी नवीन परिस्थिति में ज्ञान प्राप्ति के दौरान समान परिस्थिति होने पर ठीक वैसी अनुक्रिया करता है जो उसने पूर्व में की थी। जैसे मान लीजिए आप गणित का कोई प्रश्न हल कर रहे हो, ऐसे समझो, और आपके एक टीचर ने उसको एक ही तरीके से उस क्वेश्चन को हल करना सिखा दिया। अब नई कहीं आप कोई एक क्वेश्चन या नई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नई किसी टीचर से पढ़ रहे हो और उस टीचर ने वैसा ही एक क्वेश्चन दे दिया, तो आप पहले जो आपने तरीका सीखा है आप उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करोगे।
बाद में टीचर करेगा कि नहीं भाई या तो ये सही होगा, या फिर टीचर बोलेगा कि नहीं एक काम करो इसको दूसरे तरीके से कर लो। तो नई परिस्थिति में अधिगम प्रक्रिया में आप क्या कर रहे हो, अगर समान परिस्थितियां हैं तो पूर्व में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है या पूर्व में अगर वैसी परिस्थितियों में जो चीज आपने ग्रहण करी है आप उसी का ही उपयोग करोगे। और इसीलिए इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जो आपको याद रखना है कि इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों और बहनों? आत्मीकरण का नियम। इसे आत्मीकरण का नियम भी कहा जाता है। आत्मीकरण का नियम भी इसे कहते हैं। तो यह चीज भी आपको साथ में याद रखनी है। इस नियम का आधार, अब सोचिए वहां पर अभ्यास था, मनोवृत्ति थी, तत्परता थी। यहां पर क्या है? यहां पर है आधार बालक या बालिका का पूर्व में लिया गया अनुभव। अगर पूर्व में उसने अनुभव लिया है तो उसी अनुभव को वो ट्रांसफर कर देगा, उसका अंतरण कर देगा, उसको स्थानांतरित कर देगा। पहले आपने कोई चीज ग्रहण करी है तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मेरे को आता है, तो नई परिस्थिति में मैं इसी को ही अप्लाई कर देता हूं। यही चीज जो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, हम जिसकी बात थॉर्नडाइक के अधिगम अंतरण के सिद्धांत में करते हैं, वही ये चीज है। तो इस नियम का आधार क्या है साथियों? पूर्वानुभव। पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इस नियम का आधार है। तो यहां पर हमने थॉर्नडाइक का चौथा नियम भी देखा। आइए हम अगले नियम पर चलते हैं जो है साहचर्य परिवर्तन का नियम। लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। देखिए इस नियम को मैं समझाऊं उससे पहले मैं आपको इस नियम को लेकर पावलव ने क्या प्रयोग किया था वो प्रयोग बताता हूं। तो पावलव ने, माफ कीजिएगा, पावलव ने नहीं, थॉर्नडाइक ने जो इस नियम के लिए प्रयोग किया था वो था स्टैंड अप एक्सपेरिमेंट। स्टैंड अप एक्सपेरिमेंट। आप कहेंगे कि साहब पावलव कैसे बोल गए, पढ़ा तो थॉर्नडाइक रहे हो। तो ये स्टैंड अप एक्सपेरिमेंट जैसे ही मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे मुंह से पावलव क्यों निकला। दरअसल थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या कहा, वो जो मछली पिंजरे के बाहर रखी हुई थी उस मछली को ऐसे ऊपर रख दिया और बिल्ली को कहा स्टैंड अप। स्टैंड अप बोलते बिल्ली उछलती और उछल के मछली को खा जाती। फिर ऊपर रखा मछली को और बिल्ली को अनुक्रिया सिखाई, बोलो स्टैंड अप। स्टैंड अप बोलते फिर बिल्ली उछली और बिल्ली ने खा लिया। तो ऐसे स्टैंड अप करते 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 बिल्ली स्टैंड अप बोल के उछल के खा जाती। एक प्रयोग ऐसा किया थॉर्नडाइक ने कि मछली को हटा दिया और बिल्ली से कहा स्टैंड अप, और स्टैंड अप बोलते ही बिल्ली फिर उछली। तो यहां पर साहचर्य परिवर्तन की बात कही उन्होंने कहा देखो कि वहां पर परिस्थिति बिल्कुल ऐसी थी कि मछली थी तो बिल्ली उछल रही थी, लेकिन साहचर्य एसोसिएशन जैसे ही शिफ्ट हुआ, बिल्ली ने बिना मछली के यानी मछली के ना होने पर भी स्टैंड अप बोल के उछलने की अनुक्रिया करी। तो यह साहचर्य परिवर्तन का नियम है। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि यहां पर मैंने पावलव शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि साथियों पावलव ने भी जो कुत्ते का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था, घंटी साथ में बजाई जाती थी, फिर भोजन को हटा लिया, केवल घंटी बजाई गई, तो यह भी तो एक प्रकार का अनुबंधन ही तो था। और जो थॉर्नडाइक इस एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं, साहचर्य परिवर्तन के नियम को समझाने के लिए कर रहे हैं, वो भी एक तरह से क्लासिकल अनुबंधन से संबंधित ही है। तो यहां पर पहली बात तो आपको याद रखनी है कि यह स्टैंड अप एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था बिल्ली पर, और दूसरा यह पावलव के नियम से संबंधित है। क्यों है संबंधित, मैंने आपको स्टैंड अप एक्सपेरिमेंट समझाया है, उससे आपको समझ में आ गया होगा। पावलव के नियम से संबंधित, इसका नियम से संबंध है। कौन से नियम से? पावलव के नियम से। अब आइए इसके ऊपर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिख लेते हैं। यदि नवीन
ज्ञान के अर्जन के समय पूर्ववत परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाए तो व्यक्ति पूर्व में रही परिस्थितियों के अनुसार ही अनुक्रिया करेगा। क्या चीज थी? परिवेश भले ही बदला, एसोसिएशन भले ही बदला, लेकिन परिस्थितियां तो पूर्ववत थी ना। बिल्ली वहीं खड़ी थी, मछली हट गई, लेकिन बोला तो स्टैंड अप ही गया ना, और स्टैंड अप बोलते ही बिल्ली उछली। तो यहां पर बिल्ली ने जो अनुक्रिया करी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मछली के होने पर वो अनुक्रिया करती। यही साहचर्य परिवर्तन है। तो लिखिए इसमें आगे, पूर्व व नवीन परिस्थितियों में सहचारी समानता ही, या समानता बनाना या समानता प्राप्त करना, समानता ही साहचर्य परिवर्तन है। साहचर्य परिवर्तन है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, मैं यहां पे लिखवा चुका हूं कि यह पावलव के नियम से संबंधित है। पावलव जिससे शास्त्रीय अनुबंधन की बात करते हैं वो कुछ और नहीं है, थॉर्नडाइक का साहचर्य परिवर्तन का नियम है। या फिर उल्टा कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक का साहचर्य परिवर्तन का नियम कुछ और नहीं है, पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन ही है। तो यहां पर, और इसको समझाने के लिए खुद थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था स्टैंड अप एक्सपेरिमेंट, जिसमें ऊपर एक मछली को रखा गया, बिल्ली को कहा स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, बोलते हैं उसने ये अनुक्रिया शुरू कर दी और बिल्ली ने मछली को पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ऊपर से मछली हटाई और केवल स्टैंड अप बोला, तब भी बिल्ली उछली। तो यहां पर हमने थॉर्नडाइक के जो गौण नियम थे, पांचों गौण नियम, उनको समझने की कोशिश करी। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के गौण नियमों के रिसर्च में उन्होंने अंत में कुछ 3 नियम और दिए थे। उन 3 नियमों के बारे में, जी हां, हम अमूमन हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से थॉर्नडाइक के 5 ही गौण नियम पढ़ते हैं साथियों, लेकिन थॉर्नडाइक ने अपनी रिसर्च को जब आगे एक्सटेंड किया इन नियमों को देने के करीब 20-30 साल बाद, तब उन्होंने कहा कि इन गौण नियमों में 3 और नियम जोड़े जाने चाहिए। आइए उन नियमों के नाम भी हम जान लेते हैं। पहला उसमें जो नियम थॉर्नडाइक ने दिया था वो था लॉ ऑफ प्राइमेसी। इसको अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन इसकी करें तो हम इसे प्रधानता का नियम या प्रमुखता का नियम कह सकते हैं। प्रधानता का नियम क्या कहता है साथियों? प्रधानता का नियम कहता है कि जो चीज पहले सीखता है व्यक्ति, शुरुआत में जो चीज सीखता है वो चीज ज्यादा देर तक याद रहती है और वो चीज स्थायी होती है। यानी प्रारंभ का अधिगम, प्रारंभ का अधिगम महत्वपूर्ण है। इसको मैं 2 उदाहरणों से समझाता हूं। हम कई बार कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन।
कोई विद्यार्थी जो पहली बार परीक्षा की तैयारी कर रहा है, पहले दिन अगर अपनी कोचिंग में या स्कूल में या जहां भी वो पढ़ रहा है वो जाता है, तो जो से उसके टीचर पढ़ाते हैं उससे सारी चीजें एक एक करके समझ में आती है, क्योंकि दिमाग एक तरह से, जिसको हम टेबुलर रासा कहते हैं, वैसी ही चीज है, एकदम कोरा कागज है। तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसको लगता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है, और उसको वाकई समझ में आता है, क्योंकि दिमाग पूरी तरह से खाली होता है, क्लियर होता है, कोई ऐसा उसके अंदर चीजें नहीं होती जो पहले से मौजूद हो। तो पहली महत्वपूर्ण बात कि प्रारंभ का अधिगम, शुरुआत में जो चीजें सीखी जाती हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, वो सबसे ज्यादा स्थायी होती हैं। ये आपको याद रखना है, प्रारंभ का नियम, लॉ ऑफ प्राइमेसी। दूसरा जो थॉर्नडाइक ने नियम दिया था, किसके अंतर्गत? गौण नियमों के अंतर्गत ही, वो था लॉ ऑफ रीसेंसी। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं नवीनता का नियम। नवीनता के नियम से थॉर्नडाइक का अभिप्राय है कि जब भी व्यक्ति किसी चीज को एकदम लास्ट तक, अंतिम समय में जिस चीज का अधिगम करता है, वो रहती भी अंतिम समय तक है। थिंग्स विच आर लर्नड लास्ट विल स्टे लास्ट। अंत में पड़ी हुई चीजें हमेशा हमें ज्यादा देर तक याद रहती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि बहुत से विद्यार्थियों की हम हंसी उड़ाते हैं कई बार, कि जो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर परीक्षा शुरू होने वाली है तब भी पन्ने पलट के पढ़ते जा रहे हैं, अरे 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 ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। लेकिन कई बार जब वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते हैं, कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते हैं और आपको एकदम से याद आता है कि अरे यार ये तो कल रात को ही पढ़ा था, ओहो बस, और आप ठकाठक उसका आंसर करके आ जाते हैं। या कई बार आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो रहे होते हैं और तब आपकी नजर किसी फैक्ट पर पड़ गई, किसी तथ्य पर पड़ गई, किसी सूचना पर पड़ गई, और वो तथ्य आपके सामने आ गया तो आप उसका उत्तर दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप 5-7 दिन, 15-20 दिन पहले कुछ पढ़ा था, आपको लगता है कि यार ये पढ़ा तो था, याद आ नहीं रहा क्या चीज थी। इसीलिए ये नवीनता का नियम है कि जिस चीज का अधिगम अंत समय में किया जाए वो रहती भी अंत समय तक है। ठीक है, तो अंत समय का अधिगम महत्वपूर्ण है। ये नाम आपको याद रखने हैं कि अधिगम के ये नियम दरअसल कहते क्या हैं। पहली चीज, प्रारंभ की बात करता है कि जो शुरुआत में पढ़ी जाएगी वो महत्वपूर्ण है, या शुरुआत में जो चीज सीखी जाएगी वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, रीसेंसी का नियम, नवीनता का नियम, जो कह रहा है कि अंत समय में जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, सीखते हैं, तभी आपके टीचर्स आपको हमेशा एक बात कहते हैं कि परीक्षा से पहले अपने पूरे कोर्स का रिविजन करके जाइए। अगर आप पूरे कोर्स को एग्जाम से एन वक्त पहले रिवाइज नहीं करके जाएंगे तो हो सकता है कि आप पढ़ तो बहुत कुछ लें लेकिन क्लास में आपको याद ही ना आए, क्योंकि लास्ट टाइम का रिवीजन नहीं हुआ। इसीलिए लास्ट टाइम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, अंत का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, ऐसे करके एक वो गीत आया था ना रामायण के अंदर, वही चीज है कि अंत समय में आपने जो चीज पढ़ी है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तीसरा जो इसमें नियम दिया था, गौण नियम, जिसके बाद गौण नियम अंततः 8 हो गए थे थॉर्नडाइक के, वो गौण नियम तीसरा था लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई, उद्दीपन की उग्रता का नियम। लॉ ऑफ सिटी ऑफ स्टिमुलाई, उद्दीपन की उग्रता या तीव्रता का नियम। अब यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि व्यक्ति की अनुक्रिया जो होगी वो उद्दीपन की उग्रता के ऊपर निर्भर करेगी। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, बीच में आपके क्लास टेस्ट ही नहीं लिए जा रहे, तो क्या आपके पढ़ने की गति में वो तीव्रता आ जाएगी? और वहीं अगर, जैसा कि आप ऑनलाइन में भी जानते हैं, ऑफलाइन में भी जानते हैं, टीम कलाम भी हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलती है कि आपको 7-8 दिन या 10 दिन के लिए कुछ क्लासेस दी जाएं और उसके बाद आपका एक T1 टेस्ट हो, तो आपकी ये 10 दिन की तैयारी किसको ध्यान में रख के होगी?
इस उद्दीपन को ध्यान में रख के कि यह उद्दीपक मुझे प्राप्त करना है, इस टेस्ट के अंदर मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। इसको अगर बिल्ली वाले एक्सपेरिमेंट से भी समझें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बिल्ली के सामने पिंजरे के बाहर, माफ कीजिएगा, मछली रख दी गई। अब अगर मछली की जगह बिल्ली के सामने कुछ और रख दिया जाता तो क्या बिल्ली की जो तड़प थी, बिल्ली जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस उग्रता के साथ मछली को प्राप्त करना चाहती थी, क्या उसी उग्रता से वो दूध को भी प्राप्त करती? क्या उसी उग्रता से वो केक को भी प्राप्त करती? नहीं। किसी में हो सकता है ज्यादा उग्रता होती, किसी में कम होती, माफ कीजिएगा, किसी के प्रति अनुक्रिया ज्यादा होती, किसी के प्रति कम होती। और वो अनुक्रिया किस बात पर निर्भर रही? वो अनुक्रिया निर्भर रही कि कितनी इंटेंसिटी के साथ, किस उग्रता या किस तीव्रता के साथ उसके सामने वो उद्दीपक आया है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा कि सामने जब आपके उद्दीपक हो, कोई एक स्ट्रांग एग्जाम हो जिसको आपको क्रैक करना है, चाहे एक टेस्ट हो, जिस टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, आपका माइनर टेस्ट हो, मेजर टेस्ट हो, तो आपके पढ़ने की, आपकी अनुक्रिया जो है उस टेस्ट के ऊपर निर्भर हो जाती है कि मुझे इस टेस्ट को प्राप्त करना है या इस एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। यही बात उद्दीपन की उग्रता का नियम कहता है। तो उद्दीपक उग्रता अधिगम प्रक्रिया में अनुक्रिया की प्रकृति का निर्धारण करती है। तो यहां पर आपको मेरे ख्याल से ये 3 गौण नियम जो अंत में थॉर्नडाइक ने दिए थे वो भी समझ में आ गए होंगे। लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रीसेंसी और लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के इस अधिगम प्रक्रिया में या थॉर्नडाइक के सिद्धांतों में जो थॉर्नडाइक ने बात करी है महत्वपूर्ण अवस्थाओं की, उनकी। यहां पर अवस्था से हमें घबराना नहीं है या अवस्था को कुछ और नहीं समझना है। यह अवस्था कुछ और नहीं है, यह स्टेप्स टू लर्निंग ही है। स्टेप्स टू लर्निंग मतलब अधिगम के सोपान। हमने डेशियल के सोपान देखे थे, अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस प्रकार से अलग अलग चरण से होता हुआ अधिगम आगे बढ़ता है। तो पहला चरण है लक्ष्य। बिल्ली वाले उदाहरण से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्ली के इस केस के अंदर, बिल्ली वाले उदाहरण में बिल्ली के सामने लक्ष्य के रूप में क्या था? बिल्ली के सामने लक्ष्य के रूप में थी वो मछली। तो बिल्ली मछली को प्राप्त करना या बाहर रखे हुए, पिंजरे के बाहर रखे हुए उस भोजन को प्राप्त करना बिल्ली का लक्ष्य था। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति में याद कीजिए हमने मेंटल एटीट्यूड का उदाहरण भी पढ़ा है, मेंटल एटीट्यूड का जो गौण नियम है उसको भी जाना है, जहां पर थॉर्नडाइक कहते थे कि जब तक बालक की या अधिगमकर्ता की मनोदशा, मानसिक स्थिति ऐसी नहीं हो कि वो अधिगम करना चाहे, वो किसी विषय वस्तु को प्राप्त करना चाहे, तब तक वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं करेगा। तो यहां पर मानसिक स्थिति को आप आवश्यकता के रूप में भी देख सकते हैं कि बिल्ली के सामने एक आवश्यकता थी क्योंकि बिल्ली भूखी थी। याद कीजिए पिछली वीडियो मैंने कहा था कि बिल्ली का भूखा होना और बिल्ली के सामने मछली होना दोनों अनिवार्य हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते, नहीं तो आप अधिगम को प्राप्त नहीं कर सकते या फिर कोई भी कार्य नहीं कर सकते, सीख सकते। अब जब मानसिक स्थिति भी हो गई, लक्ष्य भी क्लियर हो गया, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सामने बाधा है। बिल्ली पिंजरे में बंद है और पिंजरे में बंद बिल्ली उस पिंजरे को नहीं खोल सकती क्योंकि पिंजरा एक विशेष प्रकार से खटका दबाने पर ही खुलेगा। तो बाधा को दूर करने के लिए बिल्ली क्या कर रही है? प्रयास, बहु अनुक्रिया। देखिए सारी चीजें अब रिपीट होंगी, रिवाइज होंगी। बहु अनुक्रिया, बहुत सारी अनुक्रियाएं बिल्ली कर रही हैं। अब इस बहु अनुक्रिया को करने की प्रक्रिया में उसने कोई 100-500 बार हाथ पैर मारे होंगे और तब अचानक से आकस्मिक रूप से बिल्ली को सफलता मिली होगी। उसे लगा होगा कि हां यह पिंजरा तो खुल गया। उस आकस्मिक सफलता को मिलने के बाद बिल्ली को लगा होगा कि मैंने कुछ इस तरह का कुछ किया था, पता नहीं है,
पता नहीं है उसे, उसने कुछ इस तरह से किया होगा और अपने आप खटका खुला होगा। यही चयन व संबंधन का सिद्धांत है जिसके बारे में बात करते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और सफल अनुक्रिया होने के बाद जो आकस्मिक रूप से हुई थी, अब बिल्ली का प्रयास होगा उस अनुक्रिया का चयन करना। और अनुक्रिया चयन कैसे होगी? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बिल्ली इस तरह से, मान ली कि ये एक पिंजरा है, इस तरफ कहीं वो खटका है और यहां बिल्ली प्रयास कर रही थी और प्रयास करते 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 उसने इधर खटका दबाया और खटका खुला और बिल्ली बाहर निकल गई। अगली बार जब बिल्ली आएगी तो बिल्ली जानेगी कि आकस्मिक रूप से भले ही मुझे इस तरफ खटका दबाने के बाद सफलता मिली थी, लेकिन ये वाला जो हिस्सा था ये पूर्णतः निरर्थक है। तो अगली बार बिल्ली का सारा प्रयास केंद्रित किस तरफ हो जाएगा? दूसरी तरफ। तो यहां पर सफल अनुक्रिया का उसने चयन करना शुरू कर दिया ना, एक तरह से कोशिश करी, उसने प्रयास किया कि सफल अनुक्रिया किधर है, और जैसे ही सफल अनुक्रिया के लिए प्रयास होने शुरू हुए, अंततः उस सफल अनुक्रिया का या सही अनुक्रिया का क्या हो जाएगा? स्थायीकरण हो जाएगा, फिक्सेशन उसका हो जाएगा। और यही थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के सोपान इन्हें कह सकते हैं, या फिर अधिगम की महत्वपूर्ण अवस्थाएं इन्हें कह सकते हैं। आइए अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या शैक्षणिक महत्व है थॉर्नडाइक के सिद्धांतों का। थॉर्नडाइक ने कहा था कि यह प्रयास व त्रुटि का नियम है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो प्रयास के नियम के आधार पर बालक प्रयास करता है, इससे उसमें धैर्य, जागरूकता, सहनशीलता, परिश्रम जैसे गुणों का विकास होता है। परिश्रम जैसे गुणों का विकास बालक में होगा। किससे? इस प्रयास एवं त्रुटि से। अब प्रयास एवं त्रुटि, बार बार आप किसी व्यक्ति को कुछ सिखा रहे हो तो मंद बुद्धि बालकों के अधिगम में यह बहुत महत्वपूर्ण है। मंद बुद्धि बालकों के अधिगम में उपयोगी, मंदबुद्धि बालकों के अधिगम में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है यह सिद्धांत। तीसरा पॉइंट, बालक में बालक में इच्छा शक्ति की जागृति और उसकी मनोदशा को अधिगम स्थिति तक ले जाने में भाई उसके अंदर इच्छा शक्ति जगाने में यह बड़ा उपयोगी है कि बालक अधिगम करे, क्योंकि यह तत्परता की बात करता है, मनोवृत्ति की बात करता है यह नियम। और ऐसे में यह बालक की इच्छा शक्ति को अधिगम के स्थिति तक ले जाने में बड़ी सहायता करता है, क्योंकि बालक अभ्यास करता है, प्रयास करेगा, गलतियां करेगा, गलतियों को कम करेगा, सही अनुक्रिया को बढ़ाएगा। तो ऐसे में यह अभ्यास के द्वारा अपनी गलतियों से सीखने पर बल देता है।
सीखने पर बल देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट वही बात कि यह अभ्यास पर बल देता है। अभ्यास की उपयोगिता पर बल देता है। गंभीर विषयों के अध्ययन में उपयोगी है। जी हां, गंभीर विषय जैसे गणित। गणित के बारे में क्या कहते हैं हम, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप कोशिश करोगे, उतना ही आप और बेहतर इस विषय में होते जाओगे। तो गणित, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान जैसे गंभीर विषयों के अध्ययन में उपयोगी। तो गणित, भौतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र जैसे गंभीर विषयों के अध्ययन में उपयोगी। जैसे गंभीर विषयों के अध्ययन में यह सिद्धांत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो यहां पर दंड को कम करने पर व प्रोत्साहन पर बल देता है। बहुत छोटे बच्चों के अधिगम में यह उपयोगी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। बहुत छोटे, बहुत ही ज्यादा जो जिसे कहते हैं ना शैशव अवस्था के, या इस तरह से कि विद्यार्थी जीवन की शुरुआती चरण के जो बालक बालिकाएं होते हैं, उनके अधिगम में यह नियम इतना उपयोगी नहीं है, इतना सार्थक नहीं है। फिर सफल चयन को बढ़ावा देता है। तो व्यक्ति किस प्रकार से अपनी गलतियों को सुधारे, यह सुधार की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। गलतियों को सुधार कर सफल चयन को बढ़ावा। ठीक है। और सीखना क्या है, अंतिम पॉइंट इसका, सीखना प्रत्यक्ष व गत्यात्मक विधि द्वारा भावात्मक, ज्ञानात्मक व मनोचालक पक्षों का एकीकृत स्वरूप है। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के शैक्षणिक निहितार्थ को हमने समझा कि प्रत्यक्ष गत्यात्मक विधि द्वारा, गत्यात्मक कैसे, व्यक्ति खुद से प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, और फिर जो भी भावात्मक पक्ष हैं, मनोचालक पक्ष हैं, ज्ञानात्मक पक्ष हैं, उनको एकीकृत स्वरूप में ग्रहण कर रहा है। यही शिक्षा है, यही अधिगम है। बात करते हैं अगर थॉर्नडाइक के दृष्टिकोण से, तो थॉर्नडाइक के दृष्टिकोण के अनुसार। अब आइए इस लेक्चर में जो भी चीजें हमने समझी, एक बार उनका क्लोज इंस्पेक्शन करके रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिगम के गौण नियम की, जिसमें बहुअनुक्रिया का नियम हमने समझा। बहुअनुक्रिया के नियम के बाद हमने जाना कि बालक बहुत सारी सफल अनुक्रियाएं असफल अनुक्रियाएं करता है और फिर सफल अनुक्रिया तक पहुंचता है। फिर हमने बात करी मनोवृत्ति की, कि मनोदशा अगर सही होगी तो व्यक्ति सीख पाएगा। आंशिक क्रिया की, इसको लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट भी कह देते हैं, लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट भी इसे कहा जाता है। तो यह भी इस अधिगम के सिद्धांत का एक और नाम है। सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया, पहले कुछ सीखा हुआ है, अगली परिस्थिति में आई तो पहले वाला ज्ञान आपने अप्लाई कर दिया।
साहचर्य परिवर्तन में है कि जो परिस्थिति नई है वो परिस्थिति अगर बिल्कुल पहले जैसी होगी तो आप पहले वाली अनुक्रिया यहां पर कर देंगे। फिर हमने 3 अन्य गौण नियमों की बात करी, जिसमें प्राइमेसी का नियम, रीसेंसी का नियम और इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई का नियम थॉर्नडाइक कहते हैं। थॉर्नडाइक ने जो महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई उसमें लक्ष्य, मानसिक स्थिति, बाधा, प्रयास, आकस्मिक सफलता, फिर सफल क्रिया का चयन और अंत में सही क्रिया का स्थायीकरण। और बाद में हमने इसके शैक्षणिक महत्व देखे कि गुणों के विकास में सहायक है, मंदबुद्धि विद्यार्थी के लिए सहायक है, इच्छा शक्ति और मनोवृत्ति के विकास में सहायक है, बच्चे को या व्यक्ति को गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित करता है, अभ्यास की उपयोगिता पर बल देता है, गंभीर विषयों के अध्ययन में सहायक है, प्रोत्साहन पर बल देता है, छोटे बालकों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, सफल चयन को बढ़ावा देता है और यह बताता है कि सीखना क्या है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप इस सत्र से जुड़े। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बीएफ स्किनर के सिद्धांत की। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।